Hello guys, now we will study the class 10th NCERT Contemporary India Chapter 4 Agriculture. Under Agriculture we will study now non-food crops. ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि नॉन फूड क्रॉप्स क्या होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए क्या टेम्परेचर, क्या रेनफॉल रिक्वायर्ड होते हैं, कैसी सॉइल रिक्वायर्ड होती है, कौन से स्टेट में कौन से नॉन फूड क्रॉप्स होते हैं, उनकी सिग्निफिकेंट क्या होती है, ये सारी चीज़। तो जो पहला नॉन फूड क्रॉप्स है वो रबड़। हम रबड़ के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर स्पेशल कंडीशन इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन अ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। जो रबड़ है वो बेसिकली इक्वेटोरियल क्रॉप होता है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में इसे ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ग्रो की जाती है। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद अ रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको जो रिक्वायर्स होती है वो मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट रिक्वायर्ड होती है, जिसकी रेनफॉल जो होती है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, और जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। रबर इज़ ए इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। इट इज़ मेनली ग्रोन इन अ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि रबर्स के लिए बेसिकली जो रेनफॉल होती है वो कितनी होती है, 25 डिग्री सेल्सियस। ये आपका क्लाइमेट टेम्परेचर हो गया। रेनफॉल 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और ये जो रबड़ होता है वो ट्रॉपिकल, ठीक है, और सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो करता है। और कुछ इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं जैसे कि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार, ये सारे प्लेस पे। ठीक है, और नाउ लिस्ट द आइटम विच आर मेड ऑफ रबर एंड आर यूज्ड बाय यूएस। ठीक है, आपको वो आइटम्स बताने हैं जो रबर से बने जाते हैं और वो यूएस में यूज़ किए जाते हैं। फाइबर क्रॉप्स, ठीक है, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। अब देखो, फाइबर क्रॉप्स के बारे में अगर हम बात करें तो फाइबर क्रॉप्स में जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, हेम्प हो गया, नेचुरल सिल्क हो गया, ये बेसिकली 4 प्रकार के फाइबर क्रॉप्स होते हैं जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। द फर्स्ट 3 आर डिराइव फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। ठीक है, द लेटर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकोन्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स फैड ऑन द ग्रीन लीव्स स्पेशली मलबरी। देखो, जो पहले 3 है जैसे कॉटन, जूट, हेम्प, ये बेसिकली कैसे डिराइव्स किए गए हैं, ये ऐसे डिराइव्स किए गए हैं कि कौन से क्रॉप्स जो होते हैं वो कौन से सॉइल में होते हैं। लेकिन जो सिल्क है वो बेसिकली कैसे ये कहाँ पे ऑब्टेन होती है, इसे कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो इसे जो सिल्क वॉर्म होता है, मलबरी स्पेशली एक ग्रीन लीव्स होती है, ठीक है, उस पर फैट करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर से कोकोन्स निकलता है और उससे सिल्क को बनाया जाता है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज़ नोन एज सेरीकल्चर। जब हम सिल्क वॉर्म से सिल्क निकालते हैं, और सिल्क वॉर्म को हम इसीलिए उसी का पशुपालन करते हैं। ठीक है, सिल्क वॉर्म का पालन हम इसीलिए करते हैं ताकि हम वहाँ से सिल्क निकाल सकें, तो उसको सेरीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है कि कुछ क्रॉप्स, कुछ प्लांट को ग्रो करना, कुछ कल्टीवेशन करना, वो एग्रीकल्चर होता है। सेरीकल्चर मतलब होता है कि सिल्क की खेती। सिल्क की खेती कैसे होती है, हमने पढ़ा भी, सिल्क वॉर्म से निकाला जाता है। सिल्क वॉर्म को पहले क्या करना है, बहुत सारे सिल्क वॉर्म को एक साथ रखना पड़ेगा, तभी तो आप सेरीकल्चर कर सकते हो। और सेरीकल्चर इज़ वन ऑफ द आप बोल सकते हो डिफ़िकल्ट कल्चर। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर। ठीक है, तो ये बेसिकली फाइबर क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क, और ये 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। और जो पहले 3 हैं ये बेसिकली सॉइल में होते हैं और बाकी सिल्क वॉर्म से। नाउ कॉटन, इंडिया इज़ बिलीव टू बी ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। ठीक है, इंडिया जो है बेसिकली इंडिया को ये जाना जाता है कि इंडिया से ही कॉटन की उत्पत्ति हुई है। मतलब कॉटन जो प्लांट की मेनली खेती इंडिया से ही शुरू हुई है। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो कॉटन है वो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, और हमेशा से रहा है। ठीक है, अगर आप बिफोर इंडिपेंडेंस की भी बात करो तो इंडिया में कॉटन बहुत ज़्यादा होता था, और बेसिकली इंडिया से कॉटन
एक्सपोर्ट किया जाता है। इन 2016 इंडिया वॉज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। अगर हम 2016 की बात करें तो 2016 में जो इंडिया की रैंकिंग थी कॉटन प्रोडक्शन में, वो सेकेंड रैंक था आफ्टर चाइना। कॉटन ग्रोज वेल इन अ ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। जो कॉटन है वो बेसिकली एक ड्राई एरिया में होता है, ठीक है, और जो कॉटन के ग्रोथ के लिए जो सॉइल होती है वो ब्लैक सॉइल होती है, मतलब ब्लैक सॉइल सूटेबल होती है कॉटन के ग्रोथ के लिए। और जैसे कि हमें इंडिया के बारे में पता है कि इंडिया का जो फिजियोग्राफिक डिवीज़न है तो डेक्कन प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल होती है। इसका मतलब होता है कि डेक्कन प्लेट्यू में ही कॉटन की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल ऑन इरीगेशन, 210 फ्रॉस्ट फ्रीज डेज, ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। देखो इसके लिए कॉटन के प्रोडक्शन के लिए सब और इसके ग्रोथ के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, ठीक है, मतलब ज़्यादा रेन की ज़रूरत नहीं होती, हाई टेम्परेचर, थोड़ी बहुत रेनफॉल की ज़रूरत होती है, और थोड़ी बहुत इरीगेशन, मतलब अगर इरीगेशन बहुत कम अमाउंट में भी दिया जाए तो हो सकता है। और फ्रॉस्ट फ्री डेज़ होने चाहिए कम से कम 210 डेज, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आप बोल सकते हो कि टेक एग्जाम्पल 7 months समथिंग। ओके, नाउ इट इज़ अ खारिफ क्रॉप्स रिक्वायर 6 to 8 months टू मैच्योर। जो कॉटन है वो खारिफ क्रॉप होता है, खारिफ मतलब जब राइस की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि राइस की प्रोडक्शन होती है तो वो रेनी सीजन में होती है, तो ये कैसे हो जाती है, ब्लैक सॉइल रेन को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती है। कुछ मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट हो गए जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ऑल दिस स्टेट्स आर मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे कॉटन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। आप ये देख सकते हो कि ये जो जितने भी स्टेट इनलिस्टेड है यहाँ पे, टॉक अबाउट द महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सारे अगर हम इंडिया के डिवीज़न की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल, ओके, ऑल्दो इट्स नॉट अ गुड मैप बट इट्स अ रफ मैप, तो ये जो पोर्शन है ये बेसिकली आपका डेक्कन प्लेट्यू में आता है, ठीक है, और यही पोर्शन सब ये स्टेट को कवर करता है। तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए कभी वन वर्ड में कि इन विच प्लेट्यू कॉटन क्रॉप्स इज ग्रोन, तो डेक्कन प्लेट्यू इसका आंसर होगा, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, जूट। इट इज़ नोन एज अ गोल्डन फाइबर, ठीक है, जूट को बेसिकली गोल्डन फाइबर के नाम पे भी जाना जाता है। जूट ग्रोज वेल ऑन द वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल्स इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। जो जूट है वो बेसिकली एक वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल में ग्रो किया जाता है, जहाँ पे हमेशा फ्लड प्लेन्स होती हैं और हर साल सॉइल रिन्यूड होती है, ठीक है। मतलब अगर बोलोगे कि जूट के लिए जो एरिया होता है वो जनरली अगर ये सी एरिया है या रिवर फेसिंग एरिया है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप देखोगे कि हमेशा पानी का बहाव रहता है, और पानी के बहाव से हमेशा यहाँ पे इनकी सिल्ट डिपॉजिट होगी, और इसके सिल्ट में हमेशा हर एक साल चेंजेस होते रहते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक एरिया होगी ये जूट कल्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मतलब सूटेबल है। हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। जूट के प्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। और ये कौन कौन से एरिया में पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय आर द मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हो गया, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय। इट इज़ यूज्ड इन द मेकिंग गनी बैग्स, ओके, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। देखो जूट का आपको भी पता है कि जूट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। हम जो भी चीज़ें अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि बैग्स हो गए, मैट्स हो गए, रोप्स हो गए, यार्न हो गए, कारपेट्स हो गए, आर्टिफैक्ट्स हो गए, तो ये सारे कहीं ना कहीं जूट से ही बनते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ों का हमारी डेली लाइफ में कितना ज़्यादा यूज़ पड़ता है। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज़ अ लूजिंग मार्केट ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड पैकिंग मटेरियल, पर्टिकुलरली द नायलॉन, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि जूट जनरली क्या होता है, एक कॉस्टली प्रोडक्ट पड़ता है। रीज़न क्योंकि ये और दूसरा लेकिन एक एडवांटेज है कि ये हमारे इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। मतलब जूट जो है वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट
प्रोड्यूस करता है और मतलब एनवायरमेंटली फ्रेंडली मटेरियल्स को प्रोड्यूस करता है और ये बनाता है, ठीक है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स के वजह से जनरली सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, वो सस्ते पड़ते हैं, ठीक है। नायलॉन हो गए जैसे, इनकी कॉस्टिंग कम होती है और अगर आपको यूज़ नहीं करना तो आप इजीली दूसरा भी खरीद सकते हो, मतलब इसकी कॉस्टिंग लो चार्जेस है। बट ये इन्वामेंट के लिए बहुत ज़्यादा हज़ार्डस है, मतलब इन्वामेंट के लिए सूटेबल नहीं है। तो एक एडवांटेज हो गया कि जूट का, बट जूट की कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। तो बेसिकली नॉन फूड क्रॉप्स में हमने यहाँ पे कुछ सारी चीज़ें पढ़ी। पहला रबड़ के बारे में पढ़ा, रबड़ के बारे में ये पढ़ा कि कहाँ कौन से प्लेस में होते हैं, सूटेबल टेम्परेचर क्या है, सूटेबल क्लाइमेट क्या है। फाइबर क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, फाइबर क्रॉप्स में हमने देखा क्या क्या चीज़ें आती हैं। देन सब फाइबर्स क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, हमने कॉटन के बारे में पढ़ा, कॉटन की इंडिया में रैंकिंग, कॉटन प्रोडक्शन में इंडिया की रैंकिंग क्या है, ठीक है। कौन से पोर्शन पे, कौन से प्लेस पे कॉटन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। और इसके लिए क्या सूटेबल टेम्परेचर, सूटेबल क्लाइमेट, सूटेबल सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और इंडिया की रैंकिंग क्या है, और इवन इंडिया जो रहा है हमेशा कॉटन प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा रहा है, इवन ओरिजिनली यहीं से प्रोड्यूस होता था। उसके बाद जूट के बारे में पढ़ा, जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है, जूट कौन कौन से स्टेट में हो जाते हैं, ठीक है। जूट की कॉस्टिंग ज़्यादा होने के कारण इसकी डिमांड कम हो रही है और ये सब्स्टिट्यूट, मतलब सिंथेटिक फाइबर जूट को कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट कर रहा है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, नॉन फूड क्रॉप्स में जो भी चीज़ें थी कैटेगराइज, सब कैटेगराइज, जैसे फाइबर क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया, रबड़ के बारे में पढ़ लिया, बाकी चीज़ के बारे में पढ़े। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। विल कम टू द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट टॉपिक।